ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुराने लोग हैं। आइडल। अरे बाप रे भगवान। हाँ, जो हमारे देश के आईएएस आईपीएस जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है कि भैया एक कलेक्टर होगा, उसके अंदर ये होगा, उसके अंदर ये होगा, ठीक है क्या, ये इसको काम कर रहा है वो। उसका मतलब ये नहीं होता ब्यूरोक्रेट का मतलब जो चला रहा है, मेरी बात को समझो, जो हायरार्की स्ट्रक्चर होता है ना, कि भैया एक जैसे एक पार्षद है, विधायक है, उसके उसी हिसाब से एक पैरेलली क्या चलता है, ये स्ट्रक्चर चलता है। आईएएस आईपीएस के बाद समझ में आ रही है, कलेक्टर होगा, ज्वाइंट कलेक्टर होगा, ये होगा वो होगा, ऐसे करके पूरे चलेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये लोग जो होंगे, तो ये जो पूरा सिस्टम होता है वो क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स। इनका चलना चाहिए। मतलब जैसे ब्यूरोक्रेट्स में क्या होती है, एक हायरार्की होती है, उसके नीचे ये आएगा, उसके नीचे ये आएगा, उसको ये रिपोर्ट करेगा, उसको ये रिपोर्ट करेगा। ऐसे ही मैक्स वेबर का कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन को भी किस हिसाब से चलना चाहिए बेटा, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर के हिसाब से। मैक्स वेबर क्रिएटेड organization will most efficient if it uses bureaucratic structure. Weber's ideal business uses standard rules and regulations होने चाहिए, standard rules and procedures to organize itself. He believed this strategy was specially effective for large operations, particularly government organizations. क्या बात समझ में आ रही है? The theory includes following 5 principles. टास्क स्पेशलाइजेशन, जो किसके लिए कौन स्पेशलाइज्ड है, अलग से एक टास्क वो फोर्स बननी चाहिए कि आपका ये काम है, आप उसके लिए स्पेशलाइज्ड हो। आपके पास एक हायरार्की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हायरार्की। कौन कहां क्या बनेगा, क्या करेगा, उसके लिए एक फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। अरे जैसे अपने उसमें होता है नौकरियों के लिए, फिर क्या है, रूल्स एंड these ensure everyone knows what expected to them. Whoever wanted business to human have uniform standards and rules are essentials to achieve these goals. बोलते हो ना कि ये बोलते ना कि ये हमारे पावर के बाहर है। आपको कई बार सरकारी कर्मचारी लोग भैया ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। सबका दायरा सेट है, सबकी पावर सेट है, सबकी रिस्ट्रिक्शन सेट है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट है। इम्पर्सनल, द रूल्स एंड रेगुलेशन मेक बिजनेस स्ट्रक्चर इम्पर्सनल। प्रमोशंस आरंट अबाउट इमोशंस एंड पर्सनल टाइज बट रेदर परफॉर्मेंस। वहां पे कोई व्यवहार या कुछ वो नहीं चलेगा, जो जिस पोजीशन में उस हिसाब से वो काम करेगा। थ्योरी इजी सिंपल सी बात थी। हाँ, यानी कुल मिला के आपको ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? समझ गए क्या? नहीं, वो नहीं होता। पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते। जो ये होते तुम्हारे कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब जो होंगे, ये सब क्या होंगे तुम्हारे, ब्यूरोक्रेट्स। हाँ, वो होते। आया कि नहीं आया? इसके बाद अगला पढ़ो, ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी बाय एल्टन मैन। In stark contrast to Weber's bureaucratic theory of management, the human relations theory emphasizes relationships. Mayo ऐसा लगता है वो मेयोनीज वाला मेयो है, ठीक है। Mayo conducted a series of experiments known as Hawthorne experiments, which focused on study of behavior of people at work. Mayo believed that productivity increases when people feel like they are part of the team and valued by their coworkers. ऊपर वाला क्या बोलता था, इमोशंस में कुछ ध्यान नहीं दो, आप पोजीशन दे दो उसको, वो काम करना है। क्या बात समझ में आ रही? इनका कहना ऐसा नहीं है। इंसान तब मन लगा काम करता है जब वो टीम का पार्ट मानता है, उसके इमोशन अगर उस जगह के लिए पॉजिटिव रहते हैं। ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध दो और उसका इमोशन अगर उस काम पे नहीं है, तो वो काम जरूर कर रहा होगा पर मन लगा के नहीं कर रहा। Important features of human relation theory are as follows. A manager must have basic understanding of human behavior in the context of work groups and organization. The informal groups have significant influence on morale and productivity of the works. है ना? फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाओ। क्या समझ रही? 5 लोग, तुम 5 लोग एक साथ काम करोगे, तुम 5 लोग एक साथ काम करोगे। प्रॉपर डेजिग्नेशन देने की जगह आपने क्या बना दिए, इनफॉर्मल ग्रुप्स बना दिए। क्या बात समझ में आ रही है? फिर क्या है, वर्कर्स आर मोटिवेटेड नॉट ओनली बाय मनी alone but to work situation including recognition, participation etc. सिर्फ पैसों के लिए नहीं, रिकॉग्निशन मिलता है, पार्टिसिपेशन मिलता है, बेनिफिट मिलता है। आप कुछ बात बोलते हो और आपकी सुनी जाती है, आपकी चलती है, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार मैंने बोला और ये हुआ भी। क्या बात समझ में? मेरे ओपिनियंस को लोग वैल्यू करते हैं। ऐसा होता है तो बेटर रहता है। स्टडी ऑफ मैनेजमेंट मस्ट ड्रॉ कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, बिहेवियर साइंसेस लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एटसेट्रा। The human relation theory emphasizes praises, teamwork and motivational factors. हाँ या नहीं फटाफट बोलो। तो पहली थ्योरी क्या थी? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, जिसने क्या बोला है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, ब्यूरोक्रेट्स के हिसाब से काम करो, स्ट्रक्चर बनाओ, हायरार्की बनाओ, ज्यादा इमोशन में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसका कहना था इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाओ, लोगों को फील गुड दो। क्या बस हमारी बेटर पार्टिसिपेशन, बेटर वैल्यू दो, बेटर वो सारी चीजें दो, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। तीसरा आया सिस्टम्स थ्योरी बाय, जो भी इसका नाम, ठीक है क्या,
The system theory of management believes that each business is an open system, much like a living organism. An open system interacts with environment by way of inputs, throughputs and outputs. There are exchanges of energy, money, matter, people and information with external environment. मतलब कोई खास बात नहीं बोली, बस यही बोला कि क्या है, जैसे एक इंसान बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अपने एनवायरनमेंट से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन भी अपने एनवायरनमेंट से क्या करती है, इंटरैक्ट करती है। तो आपको एक इंडिविजुअल मान के उसके साथ सारी चीजें करनी है कि उसको अगर जैसे एक इंसान के पास राइट्स ना हो तो वो काम नहीं कर सकता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो तो भी काम नहीं कर सकता, रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो तो भी काम नहीं कर सकता, एट द सेम टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इमोशन कॉन्फिडेंस ना हो तो भी काम नहीं कर सकता। क्या बात समझ में? अगर मैं तुमको यहाँ पे बिठा दूं, अगर मैं यहाँ पे तुमको बिठा दूं और बोलूं बेटा तुमको पढ़ना है, ये नहीं बताऊं कि कौन सा एग्जाम है, क्या है, ये तुमको ये नहीं बताऊं कि सीएस बनने के क्या फायदे हैं, तुम्हारे अगर दिमाग में एस्पिरेशन ना हो कि सीएस बन के मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी, तो तुम क्या इतनी मेहनत कर पाओगे? क्योंकि सब यहाँ बैठ के मेहनत क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि सबके मन में क्या है, एक एस्पिरेशन है। क्या एस्पिरेशन है? सीएस बनना, पहली बात। चलो ठीक है, ये एस्पिरेशन है तो मोटिवेटेड हो, फीलिंग है तुमको पढ़ने की, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, पलंग गद्दे लगा दूं, ठीक है क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो कि तुमको बैठ के ही पढ़ना है, टेबल चेयर ना हो, ठीक है क्या? आराम से जिसको लेटना है लेट जाओ, जिसको सोना है सो जाओ, जिसको खाना 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 खा लो, ठीक है? गाना सुनना है बीच में गाना सुन लो, घूमते फिरते पढ़ना है घूमते फिरते पढ़ लो। तो बताओ क्या पढ़ पाओगे एफिशिएंटली? क्योंकि भले तुम अंदर से कितने भी मोटिवेटेड हो तो इंसान ही, और तुमको बांध के कौन रखता है बेटा? रूल्स। क्या बात समझ में आ रही है कि अगर मैं होमवर्क ना दूं कि नहीं करके ही आना है, और अगले दिन 3 बातें तुमको खड़ी खोटी सुनाओ नहीं, तो तुम अगले दिन करके ही ना हो, 4 दिन नहीं सुनाओ तो तुम लोग करना बंद कर देते हो। बात समझ में आ रही? क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या चाहिए होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंसान को सब चीज की जरूरत होती है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को भी मल्टीपर्पज दोनों के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। आप सिर्फ रूल्स के दम पे नहीं चल सकते, सिर्फ इमोशंस के दम पे नहीं चल सकते। यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बोलो हाँ या नहीं? फिर एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ डोगलास जर्जर। The X and Y theory of management assumes that there are two different types of workers. Theory X workers lacks ambition and drive and need to be ordered around by bosses to do anything. Theory Y workers on the other hand enjoy work and strive for सेल्फ फुलफिलमेंट। वही बोला, दो प्रकार के लोग हैं, एक जो लठ से चलते हैं, दूसरे जो खुद के मोटिवेशन से चलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना? कुछ होते हैं लातों के भूत, कुछ होते हैं बातों के भूत। तो जिसको जैसी दवाई चाहिए वैसी हमको देनी चाहिए। हाँ या नहीं? फटाफट। नहीं आया कि आया? दूसरा क्या है? जॉर्ज आर टेरी। After Henry Fayol, the subject became matter of interest for various theorists and which resulted in analysis of functions. After Henry Fayol, the subject became matter of interest for various theorists and which resulted in analysis of functions of management from various viewpoints, and many more ideas emerged which deviated only to some extent from Fayol's core functions of management. मतलब Fayol, Henry Fayol ने functions of management दिए थे? कौन से दिए थे? प्रिंसिपल्स दिए थे। समझ गए ना? नाम याद है ना तुमको? बोलने लगे सब, ठीक है? तो अब ये तुमको पता था, अब उसको देख के लोगों को क्या काटी? चुल्ल काटी, कीड़ा काटा कि हम भी कुछ बताएंगे अपना, हम भी कुछ बताएंगे। तो अच्छा इसने बता दिया, हम भी सब ने अपनी अपनी क्या करनी कर दी, रिसर्च चालू कर दी। बहुत लोगों ने बताई, लेकिन सब उसके आसपास ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताते थे, ठीक है क्या? वही लिखा, एक्सटेंड फ्रॉम फ्यूल्स कोर फंक्शन के आसपास थे सब जो भी थे, ठीक है क्या? जॉर्ज आर टेरी रोट a book Principles of Management in the year 1968 and elaborated his viewpoint. Terry believed that there existed 4 core functions of management, each function addressing a specific problem issue management must solve. The question of fundamental function and the resulting action are outlined in the below table. उसने जो 4 चीजें बताई ये थी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। क्या ही नया बता दिया? बोलो हाँ नहीं? बस तुमने पूछा कि क्या क्या सवाल है। व्हाट इज द नीड कैसे पता चलेगा? प्लानिंग से। Where should the action takes place and who should do what work? किससे पता चलेगा? Organize. Why and how should group members perform their task? तो किसको क्या काम है, किसको क्यों काम करना है, वो किससे मिलेगा? Directly. Are the actions being performed according to the plan? वो क्या होता है? Control. नहीं आया कि आया, ठीक है क्या? फिर वही Harold Kuntz and Cyril O'Donnell, इनने भी वही दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अरे हाँ ना, वो नहीं आया कि आया? क्या कहां दिया है? हाँ उसी का नाम है एक्चुएटिंग, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं बताना कैसे करना है उस चीज को।
In the year 1976, Harold Kons and Cyril O'Donnell published an essay, Management, a System and Contingency Analysis of Managerial Functions. They were the opinion that the preceding studies in the past have been successful in describing the functions of management, but they were viewpoint that division of such functions needs to be more comprehensive. ठीक है, that there ought to be 5 key functions. उसने 2 और जोड़ दिए, planning, organizing, staffing, directing, controlling. ठीक है क्या, पहले में क्या नहीं था, स्टाफिंग नहीं था, ठीक है, तो इसने कितने जोड़ दिए, वहां 4 थे, यहां कितने कर दिए, 5, तो एक स्टाफिंग और उसने क्या कर दिया, जोड़ दिया. फिर द 5 फंक्शंस, प्लानिंग, सब पढ़ लिया है क्या, ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग. इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, लीडरशिप वगैरह कुछ भी पढ़ना हो तो बता देना. तो एक बार फिर से पढ़ो, फिर एमसीक्यू करो बेटा, मतलब मल्टीपल रिवाइज करना पड़ेगा एसएम को. क्या बात आप समझ रहे हो? आप अगर इसको एसएलसीएम से या बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करके चलोगे तो दिक्कत है. क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि एसएलसीएम में ठोस बातें होती हैं थोड़ी सी, इसमें बातें उतनी ठोस नहीं होती है. मेरी बात समझ में आ रही? ठोस इन द सेंस कैसे नहीं होती है कि थोड़ी जेनरिक बातें होती हैं. क्या बात समझ में आ रही? सुनी सुनाई वाली, वही रिपीटेटिव, तो रिलेट कर पाना हर बार लाइन बाय लाइन पॉसिबल नहीं है. तो मैं इसलिए चाहता हूं कि मल्टीपल, अगर आप ये अभी पढ़ा, समझ आया कि नहीं आया, पहला सवाल. दूसरा सवाल, अभी पढ़ने के बाद तुरंत एमसीक्यू सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए. ठीक है क्या? अब अगली बार जब पढ़ने बैठो तो क्या करो, फिर से रीडिंग और फिर से सॉल्विंग. तीसरी बार करो तो फिर से रीडिंग, फिर से सॉल्विंग, रीडिंग सॉल्विंग, रीडिंग सॉल्विंग, रीडिंग सॉल्विंग. इसमें क्या चलेगी, पैरेलली. मैं तुमको अकाउंट्स एफएमएस में क्या बोलता हूँ, सीधे एमसीक्यू उठा लेना. बार बार जरूरी नहीं है कि रीड करने बैठो. क्यों? क्योंकि उसके लॉजिक बहुत ठोस है ना बेटा, उसके फॉर्मूले एक बार बैठ गए दिमाग में तो बैठ गए. सिर्फ नजर भी मारोगे तो भी काम एक बार चक्कर में चल जाएगा. लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता. यहाँ आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, ठोस रीडिंग देनी पड़ेगी. हाँ या ना फट, अरे हाँ या ना बोलो. कौन सा पैराग्राफ अब मेरे को पढ़ाना है ये बताओ, कौन सा नहीं बना है? ये मैं पढ़ा देता हूँ. अरे पेज नंबर पे क्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस. ठीक, प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द अजम्पशंस अबाउट इवेंट्स इन फ्यूचर इन सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ प्लानिंग. समझो मेरी बात को. अब फॉर एग्जांपल हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग के लिए आपको पहले एक प्लानिंग का प्रेमाइस, एक बेसिक, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिसमें पहले आपको क्या तय करने पड़ेंगे, अजम्पशंस तय करने पड़ेंगे. क्या तय करने पड़ेंगे, अजम्पशन. उन अजम्पशंस को रख के ही आप क्या बनाते हो, प्लान बनाते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि गोवा जाने का प्लान बनाना है. काय का प्लान बनाना है, गोवा जाने का. अब आप अगर गोवा जाने का प्लान बना रहे हो तो आप पहले करो कितने लोग चलने. ठीक है क्या? तो तुमने बोला, किसने बोला, हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ. बोले यार मम्मी से पूछना पड़ेगा, देख के बताते हैं. ऐसे करके टोटल 12 लोग हुए. कितने लोग हुए, 12, जिसमें से 7-8 कंफर्म है, 3-4 लोग पेंडिंग है, बोले घर से पूछ के बताएंगे. तो यहाँ पे अगर अजम्पशन लोगे कि मिनिमम 6 लोग तो जा ही रहे. क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है क्या? फिर अपन ट्रेन से जा रहे हैं कि वो जा रहे हैं कि, ठीक है अपन ने डिसाइड किया कि ट्रेन से जा रहे हैं. ट्रेन से जा रहे हैं तो वहां पे अपन रुकेंगे. क्या बात समझ में आ रही है? अब आप क्या क्या करने वाले हो कि फिर वहां पे एक बार अपन क्लब जाएंगे, एक बार अपन कसिनो जाएंगे, एक बार अपन पार्टी करने जाएंगे. ऐसे करके तुम क्या लगा रहे हो, अजम्पशंस लगा रहे हो. बस तो पहले आपने क्या सेट, जब आपको खर्चा सेट करना है तो खर्चा सेट करने के पहले आपने क्या लिए, कुछ कुछ अजम्पशन. कितने लोग हैं, कम ज्यादा हो सकते, पर ये क्या है, अजम्पशन है. बात समझ में आ रही है? यार शाम को वहां पहुंचेंगे तो लगभग ट्रैफिक का इतना लगेगा, ये इतना लगेगा. तुमने कुछ बहुत सारे क्या लिए, बेसिक फंडामेंटल्स आप क्या रखते हो, थॉट्स रखते हो, जिसको देख के आप क्या बनाते हो, प्लानिंग बनाते हो. नहीं आ रही, क्या आ रही है? ठीक है क्या? तो ही बोला है, प्लानिंग प्रेमाइसेस आर द अजम्पशंस अबाउट द इवेंट्स इन द फ्यूचर एंड सर्व एज अ बेसिस फॉर प्लानिंग. क्या बात समझ में? एक बेसिस बनता है प्लानिंग के लिए. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमाइसेस इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द पॉसिबल deviations from the actual plans and reason for such deviation. Establishment of planning premises is concerned to take such steps that avoid such obstacles to great extent. क्या बात समझ में आ रही है? आप साथ में premises बनाते समय आप ये भी सोच के रखते हो क्या क्या deviations हो सकते हैं. जैसे कि हो सकता है कि 5 की जगह 6 की जगह कितने हो गए, 9 हो गए, तो क्या करेंगे, कम हो गए
तो क्या करेंगे? क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको कई बार क्या होता है, आपकी भी आए तो आपका प्लान क्या हो फिर ना। Planning premises में internal और external. Internal planning premises consist of capital investment, policy, management, labor relation, philosophy of management, etc. क्या बात समझ में आ रही है? कितना पैसा लगने वाला है, कितना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बजट बना रहे हैं कि यार अगली बार ऐसा ऐसा हमको अपनी कोचिंग में करना है, तो हमने यहाँ पे एक बेसिक फंडामेंटल असम्पशन क्या लगाया कि इतना कैपिटल हमारे पास होगा, इतना पैसा यहाँ से आ जाएगा, इतना पैसा यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि अभी हम क्या करना है उसकी प्लानिंग करा रहे हैं। तो बेसिक असम्पशन क्या है कि फंड को जुगाड़ कर लेंगे, नहीं आया कि आया, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको क्या कर रहे हो, तैयार रख रहे हो कि किन किन चीजों में अगर डिविएशंस आए तो आप कैसे करोगे। Whereas external premises include socio-economical, political, economical changes. दो एक होता है, सुन रही हो, एक होता है इंटरनल, एक क्या होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा रहने वाला है, ये होने वाला है ना। एक सिंपल सा मैं अगर असम्पशन ले लूं कि पिछली बार अगली बार ना ये बैच चालू करना है, 11th में ऐसे करेंगे, 12th में ऐसे करेंगे, तो इसमें एक प्रेमाइसिस है कि हम 4 ही पढ़ाने वाले हैं और हम 4 लोग जिंदा रहेंगे। क्या बात समझ, ये सब क्या है बेटा, प्रेमाइसिस एंड असम्पशंस है पीछे की। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो, नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। नक्कू तुम ये काम कर लेना, रॉकी भैया तुम ये काम कर लेना, पिंकी ये काम कर लेना, मैं ये काम कर लूंगा। इस बेसिक असम्पशन इस पे क्या है कि हम सब अवेलेबल हैं, हम कहीं जा नहीं रहे, हमारे हाथ पैर नहीं टूट रहा। एक बेसिक क्या है, ये प्रेमाइस है, नहीं आ रही असम्पशंस जो हमने ले रखे ऑलरेडी बैक ऑफ द माइंड, ये इंटरनल होंगे। बोलो एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल क्या है कि सब कुछ ठीक रहने वाला, ये क्या है असम्पशन है, फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये एक असम्पशन है। बात समझ में आ रही है? बच्चे ऑफलाइन ही आना पसंद करेंगे, ये भी क्या है, एक असम्पशन है। नहीं आ रही, क्या आ रही बात समझ में? दूसरा है ना, पॉलिटिकल जो है वो सब कुछ सही रहने वाला है। अब जब मैंने कल के लिए पूरी प्लानिंग करी, आज के लिए पूरी प्लानिंग करी, मेरे को पता पड़ा अरे आज तो त्योहार है, आज तो सब कुछ रोड जगह बंद रहने वाला है, तो मेरा क्या हो गया, असम्पशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, इंटरनल प्रीमाइसेस आर कंट्रोलेबल वेयर एक्सटर्नल आर नॉन कंट्रोल। इंटरनल को आप कंट्रोल कर सकते हो, एक्सटर्नल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो, और क्या पूछ रहे हो बोलो। जैसे मैंने पढ़ के आने बोला था पहले आपको ना, हाँ, ऑर्गेनाइजिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच फॉलोज द, नीचे वाली, according to Chester Bernard, organizing is a function by which the concern is able to define the role, positions, the jobs related and the coordination between authority and responsibility. Hence, manager always has to organize in order to get results. क्या बोला हमने? Organizing is a function by which concern is able to define the role positions, the jobs related and the coordination between the authority and responsibility. सबसे पहले जब मैं ऑर्गेनाइजिंग करना जा रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए क्या क्या काम है, कौन कौन इंसान क्या क्या काम कर सकता है, और उनका एक काम दूसरे काम से कैसे कनेक्टेड है, और उसको आपस में क्या कर देना, लिंक कर देना। क्या बात समझ में आ रही है? कि फॉर एग्जांपल मैं एक काम, अगर किसी, मुझे पता है कोई एक काम है और वो काम मानसी कर सकती है, वो काम किसको दिया, मानसी को। क्या बात समझ में आ रही है? अब दूसरा काम मुझे दिया, मेरे को देना है किसी और को जो मानसी के काम से रिलेटेड है। तो मैं अगर ऑर्गेनाइजिंग में अच्छा होगा तो मैं ऐसे इंसान को दूंगा जिससे मानसी की थोड़ी बेटर बनती है। क्या बात समझ में आ रही? पता पड़ा उसके दुश्मन को दे दिया। क्या बात समझ में आ रही? अब बोले मैं क्यों बात करूंगा, बोले मैं क्यों बात करूं, पता पड़ा काम ही नहीं हो रहा। क्या बात समझ में आ रही है? तो वहां पे मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइजिंग बेटर तरीके से करी। मुझे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है। क्या पता है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैपेबिलिटीज और आपस में उनका कनेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, ये ऑर्गेनाइजिंग में पता होना चाहिए। यही लिखा है, हाँ या ना पढ़ा। हेंस मैनेजर ऑलवेज हैज टू ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट्स। नहीं समझे? ये देखो डायग्राम में भी तो ही बना है। और क्या पूछ रहे, पूछो। पढ़ा ही नहीं ना बाकी लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ा है पूरा ये? हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर लो। पढ़ा है? डाउट्स आउट्स मार्क किए हैं? भूल गए हो क्या? शीट में है तो ऐसा करेंगे कि मैं अभी पढ़ा दूं और कल डाउट फिर से लेने पड़ेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि पता पड़ा मैं अभी पूरे, ये तो फिर मैं अगली बार ही ले लूं डाउट्स इसके, अभी कुछ और पढ़ा दूं। क्या 12th में कितने लोगों ने 12th में ये पढ़ा ही नहीं था? हाँ तो अगर नहीं था तो रीड ही नहीं किया, ये बोल रहे हो?
स्टिल एक, ठीक है, अरे मेरे को कब पढ़ाना ये बता दो यार बस। टाइप्स ऑफ लीडरशिप, बाकी सब समझ गए हो? मुझे लग रहा है मैं पूरे ही पढ़ा दूं क्या? मैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप पढ़ा दूं? बच्चों प्लीज, क्या हो गया है तुम लोग को? ठीक है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप में एक होती है डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एक क्या होती है बेटा? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। व्हाट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप? सबका साथ सबका विकास, सिर्फ बोलने में नहीं करने में भी। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? यानी कि जो क्या करते हैं, सबका ओपिनियन लेते हैं, आइए हम सब मिलकर फैसला करें, वोटिंग करा दें कि कल क्लास लगेगी नहीं लगेगी, छुट्टी चाहिए नहीं चाहिए, टेस्ट चाहिए नहीं चाहिए, सबसे आपस में वोटिंग कराएं और फिर जाके फैसला अपने मन का नहीं करे, जो जनता डिसाइड करे वो फैसला करे। तो वो लीडरशिप कौन सी होती है बेटा? डेमोक्रेटिक लीडरशिप। बोलो हाँ या नहीं? दूसरी कौन सी होती है? ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब बोल दिया होगा मतलब होगा, है ना? ना तुम्हारी सुनेंगे ना तुम्हें बोलने देंगे, और बोलेंगे और सुनेंगे तो करने तो अपने मन की है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? पिंकी मैम को बता दूंगा, तुम लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोल रहे थे उनको। ठीक है क्या? तीसरा क्या होता है? देखो ये बोला इसने, डेमोक्रेटिक कॉमनली इफेक्टिव, ऑटोक्रेटिक रेयरली इफेक्टिव, लेजी स्फेयर क्या होता है बताओ? लेट देम डू, है ना? ऐसा ऐसा खड़ा था, ये नहीं करते, ये नहीं करते, क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, ये किया, और खुद कुछ नहीं करता, बैठा हुआ। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है क्या? इफ यू रिमेंबर योर हाई स्कूल फ्रेंच, if you remember your high school friends, you will accurately assume that lazy spell leadership is the last institutive from leadership. The French term lazy spell, the French term lazy spell literally translate let them do, and leaders who embrace it afford nearly all authority to their employees. In a young startup, for example, you might see lazy spare company founder who makes no major office policies around work hours or deadlines. They might put full trust into their employees while they focus on the overall working of the running the company. Although lazy spell leadership can empower employees by trusting them to work however they like them, it can limit their development and overlook critical companies growth opportunities. Therefore it is important that this leadership style is kept in check. क्या बात समझ में आ रही? कई बार आप क्या करते हो, कम इंप्लॉइज है, छोटी कंपनी है, भरोसे के इंप्लॉइज है, बोलते हैं ना कि दुकान में लड़का बैठा, लड़के आजकल बहुत अच्छे पुराने पुराने लड़के चला लेते दुकान, हमको तो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है बेटा? लेट देम डू। वो अकेले बैठ के अपने इंप्लॉइज के दम पे पूरी दुकान पूरा बिजनेस छोड़ रखा है, वो चला रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो इंप्लॉइज सही है, उनको आपको क्या करना पड़ेगा? चेक रखना पड़ेगा। जिसने बोला समटाइम्स इफेक्टिव, बोलो हाँ नहीं? चौथा क्या होता है? स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। ये क्या होता है बताओ? जे ही नहीं समझना है, चलो एक बार रीड करते हैं। Strategic leadership at the intersection between the company's main operation and its growth opportunities. He or she accepts the burden of executive interest while ensuring that current workings remain stable for everyone else. This is desirable leadership style in many companies because strategic thinking supports multiple types of employees at once. However, leaders who operate this way can set a dangerous precedent with respect to how many people they can support at once and what the best direction for the company really is if everyone is getting their ways at all times. मतलब क्या है? वो बीच में बैठा रहता है, वो ग्रोथ के बारे में भी सोच रहा है, एट द सेम टाइम काम के बारे में भी सोच रहा है। जैसे पिछला वाला लीडरशिप क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोच रहा था? ग्रोथ के बारे में। काम उसने एम्प्लॉइज को, नया स्टार्टअप है, तुम लोग करो ये काम करो, वो ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। दूसरा क्या है? बीच में बैठा है, वो एट द सेम टाइम ग्रोथ के बारे में भी सोच रहा है और एट द सेम टाइम क्या कर रहा है? एग्जीक्यूटिव लेवल के काम का भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर रहा है। यहाँ पे क्या होता है? लीडर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है, क्योंकि एट द सेम टाइम उसको क्या करना है? ग्रोथ भी सोचना है और सबकी इफेक्टिवली उसको क्या करनी है? एक तरीके से हेल्प भी करनी है। देखो क्या लिखा हुआ है,
फिर से पढ़ रहा हूं, अब रिलेट कर पाओगे, पढ़ू। स्ट्रेटेजिक लीडर्स सिट एट द इंटरसेक्शन बिटवीन द कंपनीज मेन ऑपरेशंस एंड इट्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। के बाद समझ में आ रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और मेन ऑपरेशंस के इंटरसेक्शन में बैठता है, मतलब बीच में बैठता है, ठीक है क्या। ही और शी एक्सेप्ट द बर्डन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट while ensuring that current working conditions remain stable for everyone else। जो ग्रोथ वाले काम है वो भी देख रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बाकियों को इसका इफेक्ट ना पड़े, तो वो सबके लिए इक्वल लेके चल रहा है। This is desirable leadership style in many companies because strategic thinking supports multiple types of employees at once. However, leaders who operate this way can set a dangerous precedent with respect to how many people they can support at once and what the best direction for the company really is if everyone is getting their way at all times। वो अगर सबको मदद किए जा रहे हैं तो कब तक कर पाएगा, एक उसके लिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट आता है। नहीं आई कि आई बात समझ में? हाँ, अगला क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मतलब भाई ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशनल, कुछ कॉमन सेंस, दुनिया बदल देगा जो आके। क्या बात समझ में आ रही है? जो क्या कर देगा बेटा, आके दुनिया बदल देगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज ऑलवेज ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंप्रूविंग अपॉन द कंपनीज कन्वेंशंस। Employees might have a basic set of tasks and goals that they complete every week or month, but the leader is constantly pushing them outside their comfort zone। वो हमेशा क्या करेगा, लोगों को पुश करता रहेगा, यही क्यों कर रहे हो, और करो, ये करो, ऐसा करो। वो क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करता रहेगा चीजों को। When starting a job with this type of leader, all employees might get a list of goals to reach as well as deadlines for reaching them. While the goals might seem simple at first, their manager might pick up the pace of deadlines or give you more and more challenging goals as you grow with the company। क्या बात समझ में आ रही है? स्टीव जॉब्स जब कंपनी में वापस आए थे, याद है क्या एप्पल कंपनी के साथ क्या हुआ था, पता है आपको? स्टीव जॉब वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी। उन्होंने कंपनी को बड़े लेवल तक पहुंचाया, फिर आगे चल के उनके ही डायरेक्टर्स ने उनको कंपनी से निकाल दिया, ठीक है क्या। फिर वो दूसरी कंपनी में उन्होंने अपनी एक पिक्सल करके अल्फाबेट करके कंपनी बनाई, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर एक समय आया जब एप्पल जो कंपनी थी वो वापस से बैंकरप्सी की तरफ चली गई, डूबने वाली थी। तब वापस से स्टीव जॉब्स को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया। वापस से स्टीव जॉब्स को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, और बोला गया कि आप क्या करें, इस कंपनी को संभालें। जब वो अपनी कंपनी को संभालना शुरू कर रहे थे, तो एक साथ कंपनी क्या कर रही थी, कम से कम 100 काम कर रही थी, मतलब सब लगे हुए थे, वो लगा हुआ था कि कैसे कंपनी को उभारे। हर किसी को डेडलाइन काम दिए जा रहे थे, लेकिन कोई भी चीज वर्क करती नहीं दिख रही थी कि आखिरकार कंपनी को उभारे कैसे। फिर वहां पे उनको एक दिन गए, पूरे से सब लोग बैठे हुए थे, अपना अपना काम कर रहे थे, लगे हुए थे, कुछ वर्क नहीं कर रहा था। वो इरिटेट हो गए, उनको बहुत जोर से गुस्सा आया और उन्होंने बोला सब अपना काम छोड़ दो, कोई कुछ नहीं करेगा, सब बैठ जाओ। एक व्हाइट बोर्ड उठाया, व्हाइट बोर्ड में सामने उन्होंने एक वो बना दिया, क्या कहते हैं इसको, व्हाइट बोर्ड में उन्होंने 2 वर्ड्स लिखे। पूरे व्हाइट बोर्ड में उन्होंने 2 वर्ड लिखे। एक वर्ड लिखा कस्टमर, एक क्या लिखा, कस्टमर, और एक वर्ड लिखा प्रो। क्या लिखा, एक वर्ड लिखा, क्या लिखा, कस्टमर, एक वर्ड लिखा प्रो। यहां पे लिखा उनने मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि अब मैं बोल नहीं पा रहा हूं उसको, जैसे कि लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये सब। और एक तरफ लिखा उसने डेस्कटॉप्स, मतलब एक तरफ लिखा डेस्कटॉप और एक तरफ लिखा फॉर एग्जांपल मोबाइल। क्या लिखा, डेस्कटॉप और मोबाइल। और एक क्या लिखा, एक तरफ क्या लिखा, कस्टमर, और एक तरफ लिखा प्रो। अब 4 मैट्रिक्स बन गई एक। तो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो क्या हो, कस्टमर के लिए हो और मोबाइल के रूप में हो, कस्टमर के लिए हो और डेस्कटॉप। प्रो लेवल का बनाना है कस्टमर के लिए, और प्रो लेवल का बनाना है लैपटॉप, और प्रो लेवल का बनाना है डेस्कटॉप। समझ में आई क्या बात मैंने क्या बताई तुमको? तो उसने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए। क्या बनाए, 4 कैसे क्वाड्रेंट्स बनाए, बना के दिखा देता हूं मैं। यहां लिखा उनने कस्टमर, यहां लिखा उनने प्रो, ठीक है क्या। और यहां उनने लिख दिया एक बार मोबाइल फॉर एग्जांपल, और यहां लिख दिया उनने डेस्कटॉप। बात समझ में आ रही है? मोबाइल का मतलब मूवेबल, यहां पे मेरा मतलब है, बोलो हाँ या नहीं। तो फिर क्या हुआ, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन दे मोबाइल की रेंज में, कस्टमर के लिए रहे डेस्कटॉप की रेंज में, फिर प्रो कस्टमर्स के लिए रहे मोबाइल के रेंज में, प्रो लेवल का रहे मोबाइल के रेंज में, और प्रो लेवल का रहे किसके रेंज में, डेस्कटॉप के रेंज में। नहीं आ रही क्या, आ रही बात समझ में? और फिर उन्होंने बोला कि ये 4 चीजें बनेगी, और इसके अलावा बाकी सारी चीजें जो बन रही है वो क्या कर दो, बंद कर दो।
यहां तुमने दुनिया को सिखाया फोकस। क्या सिखाया? फोकस। 100 चीजें एक साथ नहीं करनी है, 4 चीजें करो, बेस्ट करो दुनिया में, और तुम बेस्ट करते रहोगे। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से उन्होंने कंपनी को क्या कर दिया, एक आगे मुकाम तक पहुंचाया। फिर जब वो कैंसर से मरने वाले थे, तब जो गूगल के फाउंडर हैं, गूगल कंपनी के फाउंडर हैं, उनकी हालत भी ऐसे ही थी कुछ। उनकी हालत भी ऐसी थी कि वो कंपनी लॉस में जा रही थी, बैंकरप्ट होने वाली थी, बुरी हालत थी। तो वो स्टीव जॉब्स से मिलने आए। तब स्टीव जॉब्स ने उनको यही ज्ञान दिया, बोले पूरी पंचायतों से हटके कोई 2 प्रोडक्ट ऐसे बनाओ जो तुम अपनी कंपनी का विजन देखना चाहते हो, जो कल को कंपनी बनेगी, जो तुम कंपनी का स्वरूप देखना चाहते हो अपने भविष्य में, वो 2 चीजें हैं, और सिर्फ उन्हीं 2 चीजों पे काम करो, तुम्हारी कंपनी बड़ी बनेगी। तब उनने जाके उनकी सलाह सुन के 2 चीजों पे काम किया, एक था गूगल प्लस और एक था एंड्रॉइड। बात समझ में आ रही है? और जैसे ही गूगल प्लस और एंड्रॉइड पे काम करना चालू किया, तो आज अब सब हिस्ट्री है, हम सब जानते हैं गूगल ने क्या किया फिर। तो यहाँ पे उन्होंने हमको सिखाया कि हमको भी लाइफ में क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। ठीक है क्या? ये कैसे लीडर है? ट्रांसफॉर्मेशनल। कैसे लीडर है? ट्रांसफॉर्मेशनल। इनने बदल दिया पूरी कंपनी को, इनने पूरे दिशा को ही बदल दिया। एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है जॉब्स करके, नेटफ्लिक्स में, जॉब्स, स्टीव जॉब्स के ऊपर बनी हुई है, उनकी बायोग्राफी के ऊपर। वो मैंने एक बार देखी, एक बार में आधी समझ में आती है, लेकिन अगर 2 बार 3 बार देख लो और वो अगर समझ में आ गई, तो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा कि क्या इंसान थे वो इतनी खतरनाक बातें बोलते थे कि आपके दिमाग, मतलब उनके बिलीफ सिस्टम इतने गजब के थे। वो साफ बोलते थे कि हमेशा तुम सुनते हो, क्या सुनते हो बिजनेस में, बिजनेस वर्ल्ड में क्या सुनते हो, हमको वो बनाना है जो कस्टमर चाहता है। राइट? हम यही सुनते हैं, हमें वो बनाना है जो कस्टमर चाहता है। स्टीव जॉब्स बोलता था कस्टमर खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। बोलते उसको खुद नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, मेरे को पता है उसके लिए क्या अच्छा है, क्योंकि उसको जो परोस दोगे वो उसको अच्छा लगता है। क्या बात समझ रही है? हमें कुछ ऐसा बनाना है जो कस्टमर खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक कीपैड वाले फोन थे, सब कीपैड वाले फोन में खुश थे ना, कोई सोचता थोड़ी था कि मुझे टच स्क्रीन चाहिए। उनने आईफोन बना दिया तो टच स्क्रीन यूज करने लगा, आज सब यूज कर रहे हैं। किसी ने कब तब कोई थोड़ी सोचता था कि फोन में हमको मोबाइल कैमरा चाहिए, मोबाइल में तब थोड़ी सोचता था कि हमको मोबाइल से इंटरनेट चलाना है। तब तो लैपटॉप डेस्कटॉप में इंटरनेट चलता था, हमको लैपटॉप डेस्कटॉप में इंटरनेट चलाना था। कोई नहीं सोचता था कि उसको फोन में इंटरनेट चाहिए। मिल गया, सब चला रहे, कुछ भी है। तो उनका वही कहना था कि ये मत सोचो कि कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि कस्टमर खुद नहीं जानता कि वो क्या चाहता है। हमको कुछ ऐसा बनाना है जो कस्टमर को बेनिफिट दे, भले वो आज ना सोच पा रहा हो। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन को उन्होंने क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। क्या बात सुना? ही वाज अ विजनरी। मतलब आप उनके ऊपर आर्टिकल्स में पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में, उनके आर्टिकल्स जो उनके ऊपर लिखे गए तुम पढ़ो। ऐसी ऐसी बातें स्टीव जॉब्स पता चलती कि हमको लगता है कि हम कितनी छोटी सोच रखते हैं, हम ग्रो ही नहीं किए, मतलब इंक्लूडिंग मी, हम उतनी उस लेवल के इंसान का पता नहीं कब सोच पाएंगे। छोटी छोटी बातों से उनके सीखने को मिलता था। ठीक है क्या? चलिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात क्या है तुम्हारा? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। क्या है बेटा? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। क्या होती है? कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। हर बार ट्रांसफॉर्मेशन आप सही कर पाओ हमेशा से जरूरी नहीं, एक बार रीड करते हैं पूरा। ठीक है। When starting a job with type of leader, all employees might get a list of goals to reach their well deadlines. धीरे धीरे क्या कर जाएगा, उनकी डेडलाइन को बढ़ा दिया जाएगा। ये मैंने पढ़ दिया था। While the goals might seem simple at first, this manager might pick up the pace of the deadlines or give you more and more challenging goals as you grow with the company. इससे मुझे स्टीव जॉब्स की एक और कहानी याद आ गई, थोड़ी छोटी सी है। तो उन्होंने क्या बताया था कि स्टीव जॉब्स वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। मतलब वो इतने खतरनाक, इतने लोगों से इतना बुरा डील करते थे, इतने उनको बात करने का लोग बोलते तरीका नहीं था। उनके एम्प्लॉइज कभी उनसे खुश नहीं रहते थे, हमेशा उनको गालियां देते थे। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो कभी भी इंसान से बहुत बहुत डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बार एक बंदा लैपटॉप का डिजाइन बना के लाया कि ये लैपटॉप है सर, ये डिजाइन हमने बनाया, बोलते हैं, तो उन्होंने उसको ड्रम में डाल दिया पानी के। बोले 2 साल तक आदमी काम करके बेचारा वो बना के लाया, उसको पानी में डाल दिया। बोले देखो बुलबुले निकल रहे हैं। बोलते हाँ निकल रहे हैं, मतलब अभी भी स्पेस है, इसको और छोटा किया जा सकता है। ठीक है, इतनी सी बात को ये बताने के लिए इसको और छोटा किया तो उन्होंने पानी में डाल दिया। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो मतलब ही वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन और बहुत वैसे थे। तो जब वो आगे चल के डेथ बेड पे थे अपने, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने हार्श क्यों थे अपने एम्प्लॉइज पे, इतना गलत क्यों थे आप, इतना हार्श क्यों थे उन पे? तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि बोला मैं हार्श था एम्प्लॉइज पे। बोलते हाँ आप हार्श थे। बोले देखो आज उन एम्प्लॉइज ने क्या क्या बना दिया है। अल्टीमेटली क्या है रिजल्ट है। अगर वो उतना हार्श नहीं होता तो शायद वो मेरे से खुश जरूर होते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन वो बन नहीं पाता जो हम और वो मिलके बनाना चाहते थे। क्या बात समझ में आ रही है? लोग चिढ़ते थे लेकिन कंपनी नहीं छोड़ते थे, क्योंकि पता था कि ये बंदा जो बनवा रहा है कुछ
अलग करवा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वही देयर इज हाईली एनकरेज्ड, दिस इज अ हाईली एनकरेज फ्रॉम लीडरशिप अमंग ग्रोथ minded peoples because it is motivates employees to see what they are capable of, but transformation leaders can risk losing sight of everyone's individual learning curves if direct reports don't receive the right coaching to guide them through the new responsibilities। कई बार क्या होता है, लोग छोड़ के जाने लग जाएंगे, बर्डन नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ये सही तरीके से आपने उनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, ओवर बर्डन कर दिया, लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिला, तो आप क्या कर पाओगे, उतना अच्छा आउटपुट उनसे नहीं निकलवा पाओगे। नहीं आई क्या? आई बात समझ में? नहीं आया? तीसरा क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। क्या है? ट्रांजैक्शनल लीडर्स आर फेयरली कॉमन टुडे। These managers reward their employees for precisely the work they do. A marketing team receives a scheduled bonus for helping generate a certain number of leads by the end of the quarter. It is a common example of transactional leadership. एक टारगेट मिलता है, टारगेट कर लो तो आपको incentives और बोनस मिलते हैं। When starting a job with transactional boss, you might receive an incentive plan that motivates you to quickly master your regular job duties. For example, you work in marketing, you might receive a bonus for sending 10 marketing emails. On the other end, transformational leaders might only offer you bonus if your work results in a large amount of newsletter subscription। समझ में आया? ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल क्या बोलता है? 10 मेल भेजने आपको बोनस मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है? जब वो 10 मेल में से आप 100 भेजो, 2 भेजो, 1 भेजो, जब वो रिजल्ट आ जाएगा, एक सब्सक्रिप्शन लेटर मिल जाएगा, तब तुमको क्या मिल जाएगा? बोनस मिल जाएगा। ट्रांजैक्शनल सिर्फ ट्रांजैक्शन काम के लिए बोनस देता है, जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल आउटपुट के लिए बोनस देता है। ठीक है क्या? फॉर एग्जाम्पल, यू वर्क इन मार्केटिंग, यू माइट bonus for sending 10 marketing emails. On the other hand, a transformational leaders might only offer you bonus if your work results in large amount of newsletter subscription. Transactional leadership helps to establish roles and responding for each employee, but it can also encourage bare minimum work if employees know how much their effort is worth। कहानी दी हुई है। हाँ यानी फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? अगला क्या है? कोच स्टाइल लीडरशिप। क्या होता है? जब कोच सिखाता है तो खुद भी करता जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो सिमिलरली टू स्पोर्ट्स टीम कोच, द लीडर फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग द इंडिविजुअल स्ट्रेंथ ऑफ ईच मेंबर ऑफ हिज और टीम। तुम किस में अच्छे हो? तुम डिफेंस में अच्छे हो कि फॉरवर्ड में अच्छे हो? ठीक है क्या? तुम लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं, तुम राइट आर्म बैट्समैन बन सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? तुमको पता है रोहित शर्मा ने अपना करियर एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर चालू किया था। ठीक है, तो उसके कोच ने उसको ट्रांसफॉर्म किया और आज वो क्या है? नंबर 1 बैट्समैन है। क्या बात समझ? ओपनिंग बैट्समैन ऑफ इंडियन टीम है। तो क्या हुआ? ये एक तरीके से क्या है? कोच स्टाइल लीडरशिप है, जो आप पे फोकस करता है कि आप किसमें अच्छे हो और आप किसमें बुरे हो। एक वेब सीरीज आई थी प्रवीण तांबे करके, देखी किसी ने? ठीक है क्या? प्रवीण तांबे करके एक वेब सीरीज है, किसमें है पता नहीं, उसमें प्रवीण तांबे करके नाम है उसका। नेटफ्लिक्स में नहीं है, हॉटस्टार में या अमेजॉन प्राइम में, दोनों में से किसी में। नेटफ्लिक्स में नहीं है प्रवीण तांबे। ठीक है क्या? उसमें एक बॉलर के बारे में बताया गया है, इंडियन टीम में बॉलर, वो एक बंदा था जिसको क्रिकेट का बहुत शौक था। 40 साल की एज तक वो क्रिकेट खेल ही नहीं पाया। सुन रहे हो? 40 इयर्स की एज तक वो क्रिकेट खेल ही नहीं पाया। 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं बैट्समैन क्रिकेटर्स, वो क्रिकेट खेल ही नहीं पाया। 40 साल की एज में वो क्रिकेटर बना, और कब बना? वो कभी इंडिया के लिए नहीं खेल पाया, बाद में खेला शायद, लेकिन मेनली उसकी स्टार्ट कहां से हुई? आईपीएल से उसको राजस्थान रॉयल्स ने उठाया पहली बार। वो जिंदगी भर कोशिश करता था कि वो मीडियम पेसर है। क्या है वो? मीडियम पेसर। उसके कोच ने उसको बोल दिया तुम मीडियम पेसर नहीं बन पाओगे, तुम स्पिन चालू करो, तुम स्पिनर बनोगे। पर नहीं, उसको बोला ये कोच क्या बता रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो पूरी जिंदगी किसमें लगा रहा? मीडियम पेसिंग में। क्या बात समझ में आ रही है? आगे चल के जब उसको समझ में आया, उसको इंजरी हुई, पैर में चोट लगी, अब वो दौड़ नहीं सकता था, तो मजबूरी में लेग स्पिनर बना, और अल्टीमेटली उसने क्या किया? फिर आईपीएल में टीम के लिए खेला। कोच स्टाइल लीडरशिप, वो क्या करते हैं? आपके अंदर की एक एक इंसान की कमी और खूबी को जानते हैं। आप किसमें बेहतर हो आपको जानते हैं, आपकी कमी क्या है वो आपको जानते हैं। एक दवा सबके लिए काम नहीं करती। क्या बात समझ में आ रही है? वो काम करती किस पे? जो आपके लिए जो चाहिए वो आपको बताते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ये लीडरशिप कॉमनली इफेक्टिव है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो वही दिया हुआ है। They focus on strategies that will enable their team work better together. This style of offers stronger similarities to strategic and democratic leadership, but puts more emphasis on the growth and success of the individual employees. हर एक एम्प्लॉय की ग्रोथ चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आपकी ग्रोथ होगी। सुन रहे हो? क्या हो गया? नींद आ रही नालायक। क्या यार, मैं इतनी अच्छी अच्छी कहानी बता रहा हूँ। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। थक गए हो? नहीं पढ़ाऊंगे, हो गया।
तो rather than forcing all employees to focus on similar skills and goals, हर किसी को अपने अपने गोल के लिए वो एक कॉमन गोल देने की जगह वो क्या करते हैं, सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से काम देते हैं। हाँ यानी फटाफट बोलो। ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप मैंने आपको अभी ऊपर जो पढ़ के आया उसी से रिलेटेड है। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ये पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन में पढ़ा दूंगा क्लास में, ये थ्योरी पढ़ लिए, 2 फैक्टर थ्योरी, यही तो मोटिवेशन है और क्या है। नालायक को फिर भी तो नींद आ रही है इतनी स्टोरी सुनाने के बाद भी, बताओ।